हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रल्स। और बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एक्चुअल में ये टॉपिक आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वाइड टॉपिक है। काफ़ी टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है इसको करने में। डे बाय डे आपको ये फील होता रहेगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब क्या है? हम डे 1 पे जो काम कर रहे हैं वो डे 10 पे भी यूज़ होगा, डे 20 पे भी यूज़ होगा। मतलब आपको इस टॉपिक के लिए रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हर लेक्चर को बड़े आराम से समझना है, उसके क्वेश्चंस डेली करने हैं और फिर डे बाय डे उनका यूज़ आगे चलता ही जाएगा। इसलिए सब कुछ यहाँ बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो आराम से देखना शुरू करो। लेकिन उससे पहले एक्चुअल में इंटीग्रल्स जो है या इंटीग्रेशन जो वर्ड आएगा ये कहाँ से आया, मतलब हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो बड़े आराम से सुनना। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है जैसे f, ठीक है, f इज एनी फंक्शन और वो कोई इंटरवल गिवन हो जैसे i। मैं यहां लिखकर बता रहा हूं, लेट f इज एनी फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, विच इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल i। इंटरवल का नेम मैंने i रख दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये जो वर्ड है ना डिफरेंशिएबल, ये एक्चुअल में यहां पर जो है सारा का सारा काम फोकस है इस बात पर कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोग, ध्यान से सुनना, हम लोग जब f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इस कंप्लीट लाइन को मैं अगर यूं लिख दूं, दैट इज f डैश exists at every point of interval i। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका जो मीनिंग था वही इसका मीनिंग है। हम यहां तो बोल रहे हैं f कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है i इंटरवल के ऊपर, और यहां भी हम यही कह रहे हैं कि f डैश एग्जिस्ट कर रहा है। f डैश एग्जिस्ट तभी करता है जब f जो होगा वो खुद डिफरेंशिएबल हो। ये तो पता है अच्छे से आपको। अब f डैश एग्जिस्ट किस पर कर रहा है? एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल i। ये अगर आपको पहले से पता है तो यहां से एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमने जब f का डिफरेंशिएशन किया तो हमने उसको f डैश से रिप्रेजेंट किया। अब मेरा क्वेश्चन रिवर्स चलेगा, मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में f डैश गिवन हो तो क्या हम f निकाल सकते हैं? दोबारा सुनो, अगर हमें f गिवन है, मतलब कोई फंक्शन गिवन है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करके f डैश फाइंड कर लेते हैं और बहुत सारा काम हमने इस पर कर भी लिया। डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो आपको अच्छे से पता है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो, है ना। लेकिन अब इसका रिवर्स चल रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या है? अब आपको f डैश गिवन है तो क्या हम उससे f निकाल सकते हैं? यहीं से सारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। मेन बेस ही यही है कि हम यहां डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहां पर समझना एक मिनट, यस इधर देखो, अगर हम f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश आएगा, ठीक है। तो जो f डैश है दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f। अब इसका रिवर्स f डैश से वापस f निकालना है, तो जो ये f है दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f डैश, ठीक है। और यहां पर क्या लिख रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ f। डेरिवेटिव ऑफ f क्या होगा? f डैश, और f डैश का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? f। तो ये जो एंटी डेरिवेटिव वर्ड है ना, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स को शो कर रहा है। अब ये बता देता हूं, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन जो है, एंटी डेरिवेटिव का एक नेम और भी है प्रिमिटिव। ध्यान रखना, एंटी डेरिवेटिव बोल दो या फिर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ऑफ f डैश। तो f डैश से वापस जो f फाइंड करना है, जैसे ही ये बात माइंड में आई मैथमेटिशियंस के, तो वहीं से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहां से ये कंसेप्ट तो समझ आ गया कि हम करने क्या वाले हैं। हम डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस करने वाले हैं और वही एक्चुअल में इंटीग्रेशन है,
ठीक है, अब ध्यान से समझते रहना एक बार। ये देखो डिफरेंशिएशन का सिंबल आपको पता है एफ डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सुनो, डिफरेंशिएशन के लिए हम d बाय डी एक्स यूज किया करते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए तो, और इसके आगे हम कोई फंक्शन शो करेंगे एफ एक्स। सही है, ये अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो एफ एक्स का तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो कोई फंक्शन है आपका, एक बार मैं एफ एक्स ही लिख रहा हूं, एफ डैश नहीं, कोई फंक्शन है, हमें इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इस पर इस तरह से सिंबल लगाया करते हैं। दोबारा देख लो, इस तरह से सिंबल होगा और यहां पर फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा और आगे dx। अगर d बाय डी एक्स लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन में आपने ऐसा नहीं करना कि इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लगाकर इसके आगे fx लिख दो, ये बिल्कुल गलत है। फंक्शन हमेशा यहां पर आएगा, मतलब इस तरह से, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो यहां बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन से पहले एक बात ध्यान से सुनो, हम जितने भी फॉर्मूला सीखेंगे, पूरी बात सुन लेना अब इस बात को, एफ डैश से एफ फाइंड करने के जो जो फॉर्मूलाज हम सीखने वाले हैं, फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं, हम उनको बोलते हैं, एक्चुअल में उनको क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। दोबारा सुनो, एफ डैश से एफ फाइंड करने के जो फॉर्मूलाज हैं उनको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये इनडेफिनेट क्या है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, हम थोड़े टाइम के बाद इनडेफिनेट से जस्ट आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक्चुअल में जब आप इनडेफिनेट सीख लोगे तो आपको डेफिनेट सीखना बहुत इजी लगेगा। हम इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, काफी दिन के बाद। अभी हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये इनडेफिनेट नेम क्यों आया है, तो इंटीग्रल्स ही दोनों, लेकिन यहां इनडेफिनेट नेम क्यों आया और यहां डेफिनेट क्यों आया, इस बात को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं ये रफ वर्क यहां से हटा रहा हूं। एक बार फिर सुन लो कि इंटीग्रेशन जो है उसका सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से और dx लिखा जाएगा, बीच में यहां फंक्शन। डिफरेंशिएशन जब लिखना होगा तो d बाय डी एक्स लिखकर उसके आगे फंक्शन लिखना पड़ता है। सही है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, जो इंटीग्रेशन है ना, एक्चुअल में इंटीग्रेशन अभी तक मैंने आपको नहीं बताया इंटीग्रेशन है क्या, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो एफ डैश है, इससे एफ फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नेम है इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रोसेस का नेम है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। एक बात और, जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है उसको इंटीग्रेशन बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजे आने वाले हैं इसके अंदर। और बाई चांस अगर किसी का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा भी लूज रह गया तो पहले मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पहले आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से करो, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत हार्ड लगेगा। है नहीं, जबरदस्ती हार्ड उनको लगता है जो डिफरेंशिएशन क्लियर किए बिना इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ऐसा मत करना आप लोग, और प्रैक्टिस रेगुलर रखना। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, लेक्चर देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे का लेक्चर देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे का लेक्चर देखेंगे, बस लेक्चर देखते रहेंगे। उनको ये लगेगा कि हमारे माइंड में कंसेप्ट बैठते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना क्वेश्चंस, आपको थोड़े दिन में ही समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, और खासकर इंटीग्रेशन के अंदर। तो आप ऐसा मत करना, आप कुछ भी हो, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, लिख लिख के जरूर करना। ठीक है, अब इधर सुनो, यस इधर ध्यान दो। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, सपोज करो मैंने क्वेश्चन कहा जैसे साइन एक्स, मैंने आपसे पूछा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो सीधा माइंड में एक बात फिर आती है कि सर जो बात आपने कही थी ना कि आप रिवर्स सिखा रहे हो, रिवर्स एक्चुअल में इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो है उस प्रोसेस का नेम है इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब सीधा सीधा घंटी क्या बजती है दिमाग में
कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। सही ना इतनी बात? तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन फिर पूछा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कुछ भी ले लिया जैसे 3, ये एंगल में प्लस नहीं है बेटा, पूरे के प्लस में 3 है, ठीक है, साइन एक्स अलग है, प्लस में 3 अलग है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, 3 का करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर भी यही आएगा। सही है, मतलब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। इसका मतलब अगर हम रिवर्स चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है ना? देखो मैथमेटिक्स एक्चुअल में है ही इस तरह से, क्या कि हम जिस प्रोसेस को सीखेंगे ना उसका जो रिवर्स होगा वो वापस उसी कंसेप्ट या उसी स्टेज पर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और बताऊं, जैसे मान लो हमने लिखा x के इक्वल्स टू 4, तो हम x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं। अगर वापस स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा, अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सही है, उल्टा पुल्टा करने से वापस वही कंसेप्ट या वही लाइन या वही स्टेज आनी चाहिए जहां से हम स्टार्ट हुए थे। तो इसका मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो आ गया साइन एक्स माइनस 5/7। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भी कॉस एक्स आएगा क्योंकि इसका तो 0 ही हो जाएगा। सही है ना? इसका मतलब हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिन सब का आंसर कॉस एक्स आएगा। आपने एक बात गौर की, सिर्फ एक ही चीज यहां पर चेंज हो रही है और वो है कांस्टेंट, है ना? इसमें कांस्टेंट 0 है, +0 लिख सकते हैं, इसमें कांस्टेंट 3 है, इसमें -5/7 है। इसका मतलब कांस्टेंट कुछ भी आ जाए यहां पर फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये भी आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये भी आना चाहिए, इसका ये भी आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन है ना? तो इससे ये सब बनने चाहिए। इसीलिए जब आपसे ये पूछा जाएगा कि cos x का इंटीग्रेशन बताओ तो माइंड में पता क्या चलता है कि सर इसका इंटीग्रेशन sin x लिखेंगे या sin x + 3 लिखेंगे या sin x - 5/7 या कुछ और लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट कोई और लगा दें। तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे ये सारे सेटिस्फाई हो जाएं, और वो होगा, इसका इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, sin x + c। अब यहां c क्या चीज है? c यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब ये जो c है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका नेम क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक्चुअल में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? मतलब जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो। तो चेंजेबल को फिर हम वेरिएबल क्यों नहीं बोलते? बेटा ध्यान से समझना, है ये कांस्टेंट ही, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज क्यों कह रहा हूं मैं, चेंजेबल क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि आपने देख लिया भाई इसका आंसर 3 भी हो सकता है, -5/7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ और कांस्टेंट भी हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, वो हमने देख भी लिया। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर हम ये लिख दें तो ये इन सब को सेटिस्फाई कर देगा। तो इससे ना माइंड में एक बात और सेट हो जाती है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वापस उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें प्लस में एक कांस्टेंट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में कांस्टेंट क्या था वहां पर। जैसे मान लो ये मैं आपके सामने कुछ ना लिखता, मान लो, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लेता डायरेक्टली कि cos x का इंटीग्रेशन बताओ और आप लिख देते sin x, तो हो सकता है इसके प्लस में 10 होता, हो सकता है इसके प्लस में 100 होता, -2/3 होता, -5/7 होता, कुछ भी होता। तो हमें कैसे पता लगेगा वो क्या आएगा? तो जब हमें नहीं पता तो हम प्लस में c लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट होगा। अब यहीं से डेफिनेट और इनडेफिनेट स्टार्ट होता है, सुनना ध्यान से।
इनडेफिनेट, ये जो नंबर है ना c, इसकी वजह से हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है ये है कितना एक्चुअल में। अब जब इसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिससे हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मान लो वो पता लगी 10 है या 20 है, कुछ भी है, तो हम उसको नेम दे देंगे डेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि डेफिनेट का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई, डिफाइन है जो, सही है। तो ध्यान रखना, जब तक c चलेगा तब तक इनडेफिनेट वर्ड यूज होगा, जैसे ही कोई कंडीशन आ जाएगी, मैं आपको सिखाऊंगा, सब कुछ बाद में आएगा, लेकिन जैसे ही कोई कंडीशन आ जाएगी हम उसको पुट करके c की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। जैसे ही वो फाइंड हो जाएगा, वो इनडेफिनेट की बजाय क्या बोलेंगे उसको, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये डिफरेंस रहेगा दोनों में, लेकिन डेफिनेट वाला पार्ट काफी आगे जाकर आएगा, ठीक है। अब सुनो कि तो समझ आ गया अच्छे से। अच्छा, अब हम, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही कि डिफरेंशिएशन जो है उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम आज सबसे पहले जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज से करने वाले हैं, और उनसे हम रिवर्स करके इंटीग्रेशन बनाएंगे। और एक काम और करते हैं, हम पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज ही लिख लेते हैं, उनका कंपैरिजन आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, ठीक है, उससे रिवीजन भी हो जाएगी। तो मैं ये वाला टॉपिक यहाँ से हटा दूँ। यस, अब सुनो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंपैरिजन दिखाने के लिए मैं एक टेबल वाइज यहां पर शो करके दिखा रहा हूं आपको। फॉर्मूलाज जो है ना टेबल की फॉर्म में लिखूंगा, देखो, डिफरेंशिएशन और इस साइड हमने लिखा इंटीग्रेशन। अब समझो इधर देखो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, मैं एक बार इनके आंसर यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आप एक काम साथ साथ भी करो, आप कॉपी पेन ले लो और जो जो आंसर आपको पता है आप साथ साथ लिखते जाना, फिर मुझसे मैच कर लेना कि कौन से सही थे और कौन से बाई चांस रॉन्ग हो गए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, थर्ड नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, फोर्थ नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, फाइव नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, सिक्स नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सेवन नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, एट नंबर। ऐसा करते हैं, एट नंबर हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, यहाँ तक दिख रहा है सबको? यस। अब इधर देखो, वापस वही, इस साइड डिफरेंशिएशन और इस साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम इधर लिखेंगे 8 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 9 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। साथ साथ आंसर लिखते जाओ। यस। 10 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, 11 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। एक बार पहले इतने आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद बाकी आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो, सबसे पहला काम, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या लिखा? यस, वेरी गुड, जीरो। कांस्टेंट का जीरो ही तो होता है डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट किया। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। एक्स पावर एन का एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यस बताते जाओ, वेरी गुड, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, यस बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद आ गया? अभी कुछ फॉर्मूलाज और भी लिखेंगे, उससे पहले हम एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अब साथ साथ लिखना शुरू करते हैं।
हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम जो आंसर्स आए हैं हम उनका रिवर्स यानी कि हम उससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज बना रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? हमें पता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन है, तो जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है मतलब डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का हमने किया और जो उसका जो आंसर आया, अगर उस आंसर का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही फंक्शन आना चाहिए। तो हम देखो यहां पर क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, यहां हमने लिखा dx, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बोल रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर वो फंक्शन लिखेंगे जिसका हमने यहां पर फॉर्मूला लिखना है या जिसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे 0 का। c का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन c होगा। और वैसे भी अभी 5 मिनट पहले आपने सीखा था, मैंने इरेज कर दिया, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे sin x आ गया, sin x + 3 आ गया, कुछ भी है तो हम क्या लिखने वाले हैं उसका कोई भी कांस्टेंट यानी c यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, ये रियल नंबर होगा एक्चुअल में कोई भी। अब हम इसका करते हैं, किसका, जो आंसर था यहां पर यानी e पावर x का। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x है, तो इस e पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस यही आएगा यानी e पावर x। लेकिन मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिससे आपके थोड़े से मार्क्स कट होंगे। यस, काफी सारे बच्चों को पता है, सर आपने बताया है कि इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो इसके प्लस में c यूज करेंगे। क्यों? हमारा इनडेफिनेट वाला पार्ट चल रहा है ना। इनडेफिनेट का मतलब जिसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता होगी। कैसे पता लगेगी हम काफी टाइम बाद सीखेंगे, उसमें कंडीशंस आएंगी, ठीक है, अभी जल्दबाजी एक बार मत करो। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c। अब थर्ड नंबर, अब सुनो ध्यान से, यहां पर इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, मैं एक बार यहां ना रफ में सिखाने वाला हूं इसको। देखो हमने जब a पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो आया a पावर x इंटू लॉग a। इसका मतलब सीधा सी बात है, सबको पता लग जाएगा कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये आना चाहिए, यानी एक्चुअल फॉर्मूला ये बनना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x log a dx इक्वल्स टू a पावर x, सही है, प्लस में c। नहीं समझ आया? जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये लिख दिया, प्लस में c तो लगाना ही लगाना है ना। वो तो हमें पता ही नहीं कि c की वैल्यू कितनी है, इसलिए c लिखना पड़ेगा आपको। समझ आ रही है बात? अब हम देखो एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सीधे ध्यान दो 1 मिनट। ये जो log a है, देखो इसमें कहीं भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये log एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नंबर बाहर शिफ्ट हो जाता है वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। कांस्टेंट को हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, log a, क्या बच गया, a पावर x dx का इंटीग्रेशन, ये बाहर आ गया, इधर क्या पड़ा है a पावर x प्लस c। log a इसके मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? a तो कांस्टेंट था लेकिन पावर में तो x है ना, तो ये पूरा एक सिंगल नंबर है। अब ये कांस्टेंट नहीं था, पावर में x होने की वजह से वेरिएबल हो गया, वेरिएबल कभी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता, ठीक है, इसको मत शिफ्ट कर देना बाहर। तो अब ये जो log है इसको डिवाइड में लेके आए, a पावर x अपॉन log a प्लस c अपॉन log a। ये समझ आया मैंने क्या किया? मैंने log a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यस, इधर ध्यान दो, ये तो एक बार एज इट इज पड़ा है a पावर x अपॉन log a। देखो एक बात फिर से पता है, c कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा, तो इसकी जगह मैंने कोई न्यू कांस्टेंट जैसे k लिख दिया, c डैश लिख दो, अल्फा बीटा लिख दो, कुछ भी, मतलब कोई न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, कोई न्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएगा। इतना आने के बाद इसका मतलब हमने देखो क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके a पावर x का इंटीग्रेशन का न्यू फॉर्मूला निकाल दिया। आप अगर ये लिखोगे ना, ये गलत नहीं है बेटा, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो पेपर में यूज होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर वो इस फॉर्म की बजाय इस फॉर्म में ज्यादा होगा।
इसीलिए हमें ना फॉर्मूलाज को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे, जिस फॉर्म में आपके यूज होने वाला है हम वो फॉर्म बनाया करेंगे, ठीक है। तो a पावर x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछ लें तो आपके सामने है a पावर x अपॉन log a प्लस में c। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर आपने c लिख दिया, वहां k था। बेटा k हमने तो लेट किया है, ठीक है। अब सुनो, मान लो आपने यहाँ c ना लगाया होता, आपने यहाँ k लगा लिया होता, तो यहाँ भी k होता, यहाँ भी k होता। अब k के अपॉन में कोई कांस्टेंट आएगा तो न्यू कांस्टेंट हमने c लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप c लिखो, अल्फा बीटा लिखो, जो मर्जी होना कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। वो कांस्टेंट a मत ले लेना क्योंकि a क्वेश्चन में गिवन है, जो यहाँ गिवन हो वो नहीं ले सकते, कुछ और डिफरेंट लिखोगे, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? अब जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1, वैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन ये लिखेंगे। तो यहां पर मैं फिर से एक रफ वर्क कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो समझते रहना भी आराम से। देखो x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1। इसका मतलब सीधी सी बात क्या है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे n x पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर ये आना चाहिए, और प्लस में c तो लिखना ही लिखना है, सही है ना। इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अब सुनो एक मिनट, यस इधर ध्यान दो, ये जो कांस्टेंट है इसको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम। और यहां क्या पड़ा है, x पावर n प्लस में c। ये जो कांस्टेंट है इसको हम डिवाइड में ले आए, मल्टीप्लाई से डिवाइड, अपॉन में n, अपॉन में n, प्लस हमने बीच में लिख दिया। आ रहा है समझ? चेक करना, यहां पर x पावर n माइनस 1 dx का आंसर बन गया x पावर n अपॉन n, प्लस में ये कोई न्यू कांस्टेंट जैसे k लिख दें, कुछ और लिख दो जो मन करे, लेकिन ये x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रेडी हो गया, x पावर n अपॉन n प्लस k। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना इस बात को। यहां n माइनस 1 है तो यहां n है, और यहां नीचे भी n है, मतलब इससे 1 इंक्रीज होकर यहां आ रहा है। तो अगर यहां x की पावर 10 होगा, टोटल 10 होगा, तो यहां पर 11 आ जाएगा और यहां भी 11। अगर यहां पर 50 है तो यहां 51, यहां 51। समझ आ रहा है? जितनी पावर यहां है उससे 1 इंक्रीज करके यहां आएगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता कि x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी से बना रहे हैं, तो वो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस में k। क्यों? खुद ही देख लो इसको, जितनी पावर यहां है उससे 1 इंक्रीज करके यहां लिखी जाती है, हम नहीं लिख रहे, वो फॉर्मूला से बनी है बेटा। तो यहां n है तो n प्लस 1, यहां भी n प्लस 1। अब ये जो रिजल्ट है वो इसकी बजाय इस फॉर्म में ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हमने इसको रिप्लेस करके, मतलब n माइनस 1 की जगह n लिखकर न्यू फॉर्मूला बनाया। तो अगर आपसे पूछें x की पावर n का इंटीग्रेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, वो तो लगाना ही लगाना है। लेकिन इस फॉर्मूला की एक खास बात है जो हम नीचे लिख रहे हैं, वेयर n, ध्यान से देखना, n नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। ये क्या बात हुई, आप ही सोच लो, इतना तो आपको ही समझ आ गया होगा कि n की वैल्यू माइनस 1 क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर यहां माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, इसके अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस फॉर्मूला से इंटीग्रेशन तो होगा, हम सीखेंगे उसको, लेकिन इस फॉर्मूला से इसका इंटीग्रेशन नॉट डिफाइंड होगा। अभी समझते रहो आराम से। अब 5 नंबर फॉर्मूला यहां से बनाएंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा। तो यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है 1 बाई एक्स dx, मतलब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। पूरा बोले तो इंटीग्रेट ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू log x प्लस में c तो लगाना ही लगाना है।
log x प्लस सी। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक है, एक्चुअल में आपको नहीं पता होगी वो, क्योंकि है ना, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम आपके सामने आती हैं, आपने पहले सीखी नहीं होती। अब आप फर्स्ट टाइम हो सकता है ये सीख रहे हो, शायद आपने पहले रीड किया हो कि लॉग के आगे जो नंबर है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होता। मतलब लॉग, ध्यान से सुनना, अगर लॉग के आगे नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। अगर लॉग के आगे जीरो आ जाए तो इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट होता है, मतलब ये भी नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर लॉग के आगे पॉजिटिव नंबर आ जाए तो इसका आंसर पॉसिबल होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसका मतलब जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम 1/x का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि लॉग के आगे वाला जो नंबर है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर है ना x के ऊपर मोड का सिंबल लगा देते हैं। देखो log mod x प्लस में c क्यों लगाया, ताकि अगर ये नंबर नेगेटिव हो तो ये इसको पॉजिटिव बना दे और हमारा फॉर्मूला गलत ना हो। ध्यान रखना कि लॉग पॉजिटिव होने पर ही डिफाइन होता है, इसीलिए जब हम अपनी मर्जी से लिखेंगे तो मोड लगाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट होता है सर इस पे क्यों नहीं लगा हुआ। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, जब पहले से ही गिवन है और वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो डिफाइन तो होगा ही होगा। डिफाइन ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये पहले से ही पॉजिटिव होगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है ना। फिर यहां कैसे पता लगेगा कि ये लिखना है? ये 1/x है, इसमें तो x कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब जब हम अपनी मर्जी से कभी भी लॉग लिखेंगे तो हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सॉरी, लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, मैंने गलत बोल दिया। लॉग के आगे जो नंबर है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए इस पर आपने मोड हमेशा यूज करना है। वैसे ना कुछ बुक्स में लॉग के आगे मोड का सिंबल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप पेपर में करके आओगे, ध्यान रखना। अच्छा, इतना आने के बाद अब हमारा 6 नंबर आंसर, फिर 7 नंबर। ध्यान से सुनो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो सीधी सी बात है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, है ना। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। तो यहां देखना सभी, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब इसका बताओ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा क्या? कॉस एक्स प्लस सी। नहीं समझ आ रहा बेटा? इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, मैंने भी तो वही लिखा है। लेकिन इधर देखते जाओ, माइनस कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं। अब इस माइनस को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स माइनस सी। देखो सी माइनस लिखो प्लस लिखो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सी कोई भी रियल नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसके आगे भले ही आप माइनस सी लिखो चाहे प्लस सी लिखो, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब अब आज के बाद कोई आपसे पूछ ले कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? साइन एक्स प्लस सी। और अगर आपसे पूछ ले साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद रह जाएगा। अब इतना आने के बाद इसके रिवर्स यहां लिखेंगे, ये मैं हटा रहा हूं। बेटा समझ आ रहा है कुछ? जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसके लिए कुछ हार्ड है ही नहीं, बस ये थोड़े से मॉडिफाई किए हैं फार्मूलाज। अब सुनो, अब हम 8 नंबर का रिजल्ट देखो यहां लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर हम 9 नंबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो बताइए दो, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x, और प्लस में c जरूर लिखना है क्योंकि इनडेफिनेट चल रहा है। ठीक है, माइनस को सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा cot x प्लस सी। फिर वही बात है कि माइनस आ रहा है तो
तो माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर से इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहां माइनस सी भी लिख दिया, तो मैं बार बार कह रहा हूं वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। 10 नंबर, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो आएगा sec x प्लस सी। और 11 नंबर, cosec x का ये होता है, तो माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आकर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस cosec x प्लस सी होगा। ये हमारे 11 तक फॉर्मूलाज हमने रिवर्स करके लिख लिए हैं, ठीक है। आप पहले इसको नोट भी करो, इसको लर्न भी करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं। कर लिया इतना नोट? अब सुनो, 12 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखना इधर, साइन इनवर्स एक्स। इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है 1 अपॉन में, यस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। 13 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसका आंसर सिर्फ इतना ही चेंज है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसका आंसर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ माइनस का डिफरेंस है, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये भी आपको पहले पता होगा कि जितने भी सी वाले फॉर्मूलाज हैं ना, उन सबके आंसर नेगेटिव होते हैं। देखो, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कॉस का भी देखो नेगेटिव है, और tan के बाद कॉट का भी नेगेटिव है, कोसेक का भी नेगेटिव है। आप इंटीग्रेशन में भी देख लो, इंटीग्रेशन में कोसेक वाला नेगेटिव है, कोसेक वाला नेगेटिव है, यहाँ कॉट वाला नेगेटिव है ना। समझ आ रही बात इतनी? अच्छा, अब इतना आने के बाद हम इसके रिवर्स चलते हैं, फिर अभी 16 17 नंबर और लिखेंगे। देखो, सबसे पहले 12 नंबर, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वो होगा। तो देखो इधर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा वो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सही है ना? अब एक बार ध्यान से समझना, और 13 नंबर जो फॉर्मूला है वो है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी एक्स। इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो यानी इसका आंसर होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन ये माइनस का सिंबल अगर मैं बाहर शिफ्ट कर दूं, सही है, और ये माइनस यहां से इधर शिफ्ट कर दूं, तो आप एक बात गौर करना कि ये बाई चांस सेम हो गए। देखो, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हम इनको अलग अलग डिफाइन करने की बजाय एक साथ लिखेंगे। देखो कैसे, मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं कि मैं यहां पर इतना इरेज कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैंने 13 नंबर इसी के साथ लिख दिया। 12 और 13 फॉर्मूला जो इन दोनों से बने हैं वो एक साथ चल रहे हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर अगर आपसे पूछ लें कभी, मतलब इंटीग्रेशन पूछ लें, तो आप 2 आंसर याद रखोगे, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और एक माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, ये कोई भी आंसर लिखा हो पेपर में गलत नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम इनको अलग अलग करने की बजाय 14 15 एक साथ करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब तो आप खुद भी बता सकते हो। इसका जब आंसर लिखेंगे तो वो tan इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। इधर देख रहे हो सभी। इसी तरह अब 16 और 17, थोड़ी जगह कम है, यहां लिख देता हूं। ये 16 और 17 नंबर जो है ये डिफरेंशिएशन के हैं। मेरे पास थोड़ी जगह कम है, आप लिख लेना अपने आप, डिफरेंशिएशन वाली के नीचे लिखना। अगर आपसे पूछेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉट तक आ चुका है, सेक इनवर्स एक्स, तो ये होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर 17 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स पूछेंगे तो
1/x √x² -1 बिल्कुल सेम होगा, बस यहां पर माइनस आएगा। सही है। तो अब आप इसमें जो लिखोगे मैं यहीं लिख देता हूं, 16 17 एक साथ, 1/x √x² -1। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वो इंटीग्रेशन, यस इधर ध्यान दो, sec इनवर्स x प्लस सी भी हो सकता है या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी भी हो सकता है। ये यहां से आपको समझ आ रहे हैं बेटा, वो वहां लिखे हुए हैं, वहां जगह नहीं थी, तो यहां से ये दोनों फॉर्मूलाज बन चुके हैं। समझ आ गया अच्छे से बेटा। इसके बाद देखो ये बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। अभी हमने वो फॉर्मूलाज देखे जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स करके बड़ी जल्दी बन गए थे, लेकिन अभी इंटीग्रेशन में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इनकी प्रैक्टिस होगी, फिर नए नए फार्मूलाज और बनाएंगे हम लोग, उनके प्रूफ भी देखेंगे। तो आप एक काम करना आज कि आप यहाँ तक कॉपी पर नोट करके इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इनको सुनूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अब आप इसको नोट भी कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।